पिछले भाग में आपने सुना, बहुत मेहनत करके निमी मासी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर सक्षम बनाया। निमी का बेटा श्रवण आईएएस अधिकारी बन गया है। वह पायल से प्यार करता है, लेकिन निमी मासी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी एक बड़े घराने में तय कर देती हैं। अब आगे। पायल का नाम सुनते ही मौसी बिदक उठी थी। भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी पायल जैसी साधारण लड़की से और उसके जैसे साधारण परिवार में करूंगी। मैं अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ते देखना चाहती हूँ, गिरते नहीं। मैं महिमा जैसी सर्वगुण संपन्न प्रतिष्ठित परिवार की लड़की से ही तुम्हारी शादी करूंगी। तू चिंता मत कर, मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूँगी। अगर तुमने दोबारा पायल से शादी का जिक्र भी किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर कर लेना मेरे मरने के बाद पायल से शादी। मौसी अच्छी तरह जानती थी कि श्रवण उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो त्याग किया था वह किसी से छुपा नहीं था। वही हुआ भी। पहले श्रवण मेरे पास आया। मैंने मौसी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह किसी भी शर्त पर पायल को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। श्रवण ने हर उस व्यक्ति की मदद ली जिसकी बात मान लेने की संभावना लगी। लगातार माँ को मनाने की कोशिश करता रहा, पर वह नहीं मानी। तब लाचार होकर श्रवण बोला, माँ, आपको मेरी बात नहीं माननी है, मत मानिए, पर एक बात जान लीजिए कि आप जिसे बहू बनाकर लाएंगी और वह अगर आपके साथ कुछ गलत करेगी तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर ही होगी। मैं हरगिज़ आपका साथ नहीं दूंगा। मैं दो पार्टों में नहीं पिसूंगा। मौसी ने उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना खुशी खुशी हाँ हाँ कहते हुए शादी की तैयारियों में जुट गई। मौसी को हो या ना हो, पर एंगेजमेंट के दिन ही महिमा के घरवालों की नकली उदारता और दिखावे में उपस्थित सभी मेहमानों को आने वाले समय के कदमों की आहट मिल गई थी। शादी के बाद तो जल्द ही मौसी को भी बहुत कुछ समझ में आने लगा था। महिमा का पहनावा ही नहीं, बोलचाल भी इतनी अलग और दंभ से भरा था कि एक सप्ताह में ही मौसी को लगने लगा था कि उनके परिवार की परंपरा और संस्कारों की धज्जियां उड़ जाएंगी। घर की जिस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वह बड़े घर की बेटी को बहू बनाकर लाई हैं, वो प्रतिष्ठा धूल धूसरित होने में समय नहीं लगेगा। खान पान भी इतना अलग था कि मौसी के मेहनत और प्यार से बनाए खाने के साथ वह उन्हें भी बेइज्जत करके बाहर से ऑर्डर देकर मंगाए बर्गर और पिज्ज़ा से अपना और श्रवण का पेट भरती। शादी के 12 दिन बाद ही वह श्रवण के साथ पुणे चली गई। फिर पलटकर मौसी के उस छोटे से घर में कभी नहीं आई। पुणे में वह आराम से अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चला रही थी, जहां मौसी के लिए कोई जगह नहीं थी। काजल की शादी वाले दिन भी सिर्फ श्रवण अकेला आया था। महिमा ने शादी में जाने से साफ इनकार कर दिया और बच्चों को भी अपनी बुआ की शादी में नहीं भेजा। कभी मौसी और मौसाजी बेटे से मिलने जाते भी तो बेटे को अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती और बहू को सैर सपाटे और पार्टियों से। दोनों बच्चे शिमला के हॉस्टल में रहते थे। परायों की तरह वह दोनों घर के एक कोने में पड़े रहते। एक नौकर उन लोगों के देखभाल के लिए रहता। बच्चे घर पर होते भी तो उन्हें अपने गरीब बीमार दादा दादी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। अब उस घर में महिमा के मायके वालों का मान सम्मान था। वे लोग अक्सर मौसी और मौसाजी की अवहेलना कर सिर्फ श्रवण का सम्मान करते। मौसी का यह हाल हो गया था कि बहू के बनाए सीमा रेखा के बाहर दूर बैठी अतृप्त मन से बेटे के वैभव को निहारती रहती। जिस सुख की कल्पना में जी तोड़ मेहनत की थी, वे इच्छाएं पूरी भी हुईं, पर उन सुखों को भोगने का मालिक कोई और बन गया। उन्हें ही बेटे की जिंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। मौसाजी की मृत्यु के बाद मौसी ने बेटे के पास जाना ही छोड़ दिया।
मौसी से ही नहीं, हम सब से श्रवण की दूरी काफ़ी बढ़ गई थी। उसके सारे पुराने दोस्त उससे अलग हो गए। बरसों बाद वह आज शायद एक बार फिर शादी के बहाने टूटे रिश्तों को जोड़ने निकला था। श्रवण ने पुणे का एक 5 स्टार होटल बुक किया था। अंदर घुसते ही महिमा से सामना हो गया। वह बेहद खुश नजर आ रही थी। भारी साड़ी और भारी जेवरों से लदी फदी महिमा एक एक टेबल पर मेहमानों से जा जाकर मिल रही थी। साथ लाए उपहार को महिमा को सौंपकर मुड़ी तो काजल पीछे ही खड़ी मिली। फिर तो उस भीड़ भाड़ में भी एकांत कोना ढूंढ हम दोनों बातों में मशगूल हो गए थे। तभी मुझे याद आया, अरे काजल, शाम होने वाली है, कितनी ही शादी की विधि बाकी हैं। चलकर हम लोग मिलकर उसे पूरा करवाते हैं। आखिर हम बुआ हैं, हमारा तो काम होगा ही। बैठो ना दी, कैसा विधि विधान, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ बुआ की क्या हैसियत, एक बार शादी के समय ही पंडित जी को जो विधि करवानी होगी करवा देंगे। अभी तक मौसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? माँ आई कहाँ है? जो रस्में निभाएंगी वो भाभी की माँ निभाएंगी। भैया भाभी माँ को घर में ही छोड़ आए हैं। भाभी का कहना है वह काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। विवाह में आती तो भीड़ भाड़ में कौन उन्हें संभालता। घर में रहेंगी तो कम से कम घर की देखभाल ही हो जाएगी। बोलते बोलते काजल की आंखें भर आईं। हम दोनों बहनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। एक अनकही पीड़ा का एहसास हम दोनों के बीच पसरने लगा था। तभी वहाँ महिमा आ गई थी। अरे दी, आप तो आज बहुत सुंदर लग रही हैं, पर गहने आपके वही आउटडेटेड डिज़ाइन वाले हैं। कपड़ों का सिलेक्शन भी आउटडेटेड है। समय बहुत बदल गया है, कुछ नए गहने बनवाइए। पहनावे का तरीका बदलिए। आपने तो कुछ लिया ही नहीं, प्लीज़ नाश्ता कर लीजिए। वह हंसते हुए चली गई और काजल फुनफुनाने लगी। आपने भाभी को देखा? ज़रा मौका न मिलते ही हमारे ऊपर गंवार होने का लेबल लगाकर चली गई। क्या मिलता है ऐसे झूठे दिखावे से? अगर आईना दिखा दिया जाए, जिन्हें वो गंवार आउटडेटेड कह रही, वो ऑफिसर लेवल पर आसीन हैं और आप सिर्फ चलती फिरती फैशन की गुड़िया जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, तो कैसा लगे? पति के बल पर किया गया दिखावा एक पल में धराशायी हो जाएगा। छोड़ो, जाने दो। मैं आगे बोल ही रही थी, तभी जाने कहाँ से घूमता फिरता श्रवण आकर बैठ गया। मेरी व्यवस्था कैसी लगी दी? सब कुछ ठीक है ना? बहुत सुंदर। तुम तो शुरू से ही हर काम व्यवस्थित ढंग से करते हो, कहीं कभी कोई गलती नहीं करते। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ही गलत हो गया दी। काश उस दिन माँ की गलत मांग को नहीं मानता तो आज मेरे सारे रिश्ते खोखले नहीं होते, ना ही इतनी जिंदगियाँ बर्बाद होती। एक बात और कि अगर इस घर में तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे मान सम्मान की चिंता तो तू मत ही कर, बारातियों के स्वागत की चिंता कर। बहन हूँ तेरी, तेरे दिल की सारी बातें समझती हूँ। हम दोनों के रिश्ते परिस्थितिवश उलझ जरूर गए हैं, पर टूटे नहीं हैं। थोड़ी देर में कई लोग श्रवण को ढूंढते हुए उसे लेने आ गए और वह अपनी भरी हुई आंखें पोंछता वहाँ से चला गया। बारात आ चुकी थी। तभी कुछ गनरमैन से घिरी जिला कलेक्टर गुलदस्ते और उपहारों के साथ दुल्हा दुल्हन को बधाई देने स्टेज पर आगे बढ़ी और दोनों को बधाई देकर जैसे ही नीचे आई तो वर पक्ष की ओर से आमंत्रित थी। लोग उनके पीछे आप भगत कर रहे थे। तभी तुरंत महिमा उनके पीछे पहुंची और खाने का आग्रह कर बोली, हम बहुत आभारी हैं जो दुल्हा दुल्हन को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्लीज़ टेबल तैयार है, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं महिमा जी, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। श्रवण
और उसकी बहनों ने भी पायल को देख लिया था। उसका रुतबा देख सभी हैरान थे। जैसे ही पायल गेट की तरफ मुड़ी, सामने श्रवण को देख अचकचा गई। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। दोनों की ही आंखों में नमी थी। फिर पायल एकदम हॉल के गेट से बाहर निकल गई। ये नज़ारा पास खड़ी काजल और शिखा ने भी देखा, उन अनकहे शब्दों को भी सुना। उस दिन देर रात जब मैं शादी से लौट रही थी, मुझे यही लग रहा था कि जीवन में लिया गया एक गलत फैसला सब कुछ उलट पलट कर रख देता है। सब कुछ पाकर मौसी का दामन खाली ही रहा और दो प्यार करने वालों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया।